हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, जो कि आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि कभी न कभी आरपीएफ एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय प्रायद्वीपों में उष्णकटिबंधीय सालवन पाए जाते हैं। तो भारत के प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय वन जो है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा मालवा के पठार में। मालवा के पठार में पाया जाता है। मालवा का पठार जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बीच का क्षेत्र है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में मालवा का पठार पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वन जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्षा वन, दूसरा होता है शुष्क वन। दो नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था? बिंबिसार की हत्या, इनमें से कौन सा शासक था जो उनकी हत्या करके राज सिंहासन पर बैठा था? इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो एक ऐसा शासक था जो अपने पिता यानी पिता बिंबिसार की हत्या करके 545 में राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु जो है दोस्तों, यह हर्यक वंश की स्थापना किया था। हर्यक वंश की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। अशोक जो है दोस्तों, यह मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से अशोक संबंधित है। कनिष्क जो है, कनिष्क यह कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश से कनिष्क संबंधित है। सिमुक जो है, सिमुक याद रखिएगा, यह सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश से सिमुक संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था? इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे अधिक भारतीय संविधान के ऊपर पड़ा था। नेक्स्ट 4 नंबर है, किसी कंपनी को बीमार माना जाएगा यदि उसके द्वारा घोषित वर्षा सूचित हानि कंपनी का कुल मूल्य का %6 दर्शाता हो। कोई भी कंपनी को बीमार कब माना जाएगा? जब उसके द्वारा वर्ष की सूचना जो है, उचित हानि है, वो कंपनी के कुल मूल्य का कितना % जो है वो 6 यानी कमी दर्शाता है। आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का 50%। 5 नंबर है, यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य होते हैं? यूपीएससी में अध्यक्ष को छोड़ करके उसके अलावा और कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर होगा कि इसमें अध्यक्ष को छोड़ करके 10 सदस्य शामिल होते हैं। 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। इसमें 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इन सभी बातों को भी दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ भारत राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति
शपथ दिलाता है। और इसकी नियुक्ति की बात करते हैं दोस्तों, न्यायाधीश की नियुक्ति का, तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति की सिफारिश याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम होते हैं उनकी सिफारिश पर, उनकी सहयोग से राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 33 टोटल जज है, 33 न्यायाधीश होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चुनाव किस प्रकार होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 के 3 में 124 के 3 में यह बात उल्लेख किया गया है कि भारत की जो राष्ट्रपति होगा वह सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सलाह पर, उनके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शून्यकाल। शून्यकाल का समय जो होता है 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल के पहले प्रश्नकाल आता है, प्रश्नकाल। शून्यकाल के पहले प्रश्नकाल आता है, प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच जो समय होता है शून्यकाल होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? 9 नंबर का उत्तर बोलिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 घंटा। 1 घंटा होता है जो प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल का अवधि 1 घंटे का होता है। 10 नंबर है, भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? जो भारत का निर्वाचन आयोग है, आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 सदस्य जो होते हैं वह अध्यक्ष के अलावा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसकी सहायता करने वाले। टोटल की बात करें तो टोटल 3 होते हैं। टोटल चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। तीनों, एक अध्यक्ष होता है और उसके 2 सदस्य होते हैं। तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इनका कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों तो 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का होता है या 65 वर्षों तक होता है। 65 वर्षों तक उनका एज जब तक नहीं है तब तक होता है, या तो इनके चुनाव से 6 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इसका सही उत्तर होगा महानदी। महानदी जो है यह उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। महानदी का उद्गम जो होता है दोस्तों
छत्तीसगढ़ से होता है, छत्तीसगढ़ से होता है और यह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह डेल्टा न बना करके एस्चुरी बनाती है, नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? इसका सही उत्तर होगा सोन नदी। सोन नदी जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के जो पहाड़ी है, महाकाल पर्वत के अमरकंटक जो चोटी है वहाँ से निकल करके उत्तर की ओर बहती हुई यह पटना के समीप जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी जो है दोस्तों याद रखिएगा बिहार की शोक जो कहा जाता है कोसी नदी है, जो नेपाल के गोसाई धाम की चोटी से निकलती है। और कुर्सेला कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पर आकर के कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। तेरह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? तीन में से कौन सी है जो कार्बनिक चट्टान है? इसका सही उत्तर होगा कोयला। कोयला जो है कार्बनिक चट्टान है। कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, कोयला को जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक चट्टान कहा जाता है। संगमरमर जो है संगमरमर यह रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जो है ग्रेनाइट या अग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है। और स्लेट जो है यह अवसादी चट्टान है, स्लेट अवसादी चट्टान है। चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, रूपांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। तो ये सब जो है याद रखिएगा। इनमें से उदाहरण के तौर पर पूछता है कि इनमें से कौन सा किस चट्टान का रूप है। 14 नंबर है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? जो हवा बहती है, हवा का प्रवाह होता है, उसके बीच में जो पर्वत रुकावट करते हैं और उसके द्वारा जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर बोलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जो होता है पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, चक्रवात क्या है? चक्रवात क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावन हवाओं की एक निम्न दाब पेटी। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा इस प्रश्न का। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इनमें से कौन से शासक थे जो बौद्ध धर्म के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? इसका सही उत्तर होगा पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। पाल वंश के शासक धर्मपाल जो थे यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी याद रखिएगा कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हुआ इसका व्यक्तित्व स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, व्यक्तित्व स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा।
18 नंबर है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था, परंतु अब केवल कितने हैं? तो आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 वर्ग है, 6 वर्ग है। 19 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पूछा गया है यहाँ पर, प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन किया गया? इसका सही उत्तर होगा एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया था? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें जो है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना को संशोधन करके अखंडता, याद रखिएगा, इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 3 शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सरकार के कर और व्यय के संबंध नीति को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कहा जाता है। 21 नंबर है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋग्वैदिक आर्य करते थे। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस धनराशि को क्या कहा जाता है जो किसी देश में ब्याज की अनुकूल दरें प्राप्त करके उद्देश्य से उसमें प्रवाहित हो जाती है? 22 नंबर का उत्तर बोलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्प्रवाही धन। उत्प्रवाही धन यानी हॉट मनी कहा जाता है। 23 नंबर है, किस महासागर में केप कामोरिन स्थित है? किस महासागर में केप कामोरिन स्थित है? तो केप कामोरिन जो है दोस्तों किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में केप कामोरिन है। केप कामोरिन जो है दोस्तों, इससे पहले कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता था। केप कामोरिन को पहले कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता था। यह हिंद महासागर में स्थित है। 24 नंबर है, 1875 में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? 1875 में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना किया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा बम्बई, यानी अभी के वर्तमान में मुंबई में। मुंबई में 1875 में किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, इस संगीत वाद्य को 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है? इस नंबर का उत्तर बोलिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका बीड़ा। बीड़ा को वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र है।
26 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बट्टी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्यों को भारतीय संघ में शामिल किया? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 27 नंबर है, गंडक की सहायक नदी कौन है? गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी गंडक है। 28 नंबर प्रश्न है, यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ी पक्षी कौन है? एमू है। कौन है? एमू है। दोस्तों मैंने इसमें 28 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ जो पिछले सालों में आरपीएफ के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।